नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज से अपन ने क्लासें जो है वो ऐप पे देनी शुरू की हैं। और जितनी भी क्लासें अब तक पढ़ाई थी वो चारों की चारों जो है वो ऐप पे डाल दी है हमने। तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐप के बारे में आपको जानकारी देनी थी वो मैं आज इस वीडियो में दे देता हूँ। थोड़ा वीडियो भी आज छोटा बनेगा क्योंकि एक बार हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा छोटा ही रहेगा, लगभग आधे घंटे की क्लास तक ही रह पाएगा। लेकिन जल्द ही अब इस पे सेट होते ही अपन क्लासें पूरी कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी दो तीन बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। पहली बात, जो विद्यार्थी अब ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे वो एक बात को तय कर ले। हमने वहाँ व्हाट्सएप पे दिया था, आपको शुरुआती स्तर पे था। हम बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते क्योंकि हम पैसों के लिए पढ़ा नहीं रहे। विशेष टारगेट हमारा पैसा नहीं है कि भाई केवल पैसों के लिए ही हम पढ़ा रहे हों। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर एक सीरियसनेस भी कोई चीज़ होती है, तो इसलिए बहुत से विद्यार्थी यूं ही जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर देते हैं, जिन विद्यार्थियों को यहाँ पे पढ़ना है सीरियसनेस के साथ, वो विद्यार्थी जो जुड़ चुके, कोई दिन हमने उसको एक्सेप्ट किया था इसलिए कि शुरुआती क्लासें हम दे सकें। शुरुआती क्लासें हो गई, 4 क्लासें हो चुकी, एक क्लास आज की और मिल जाएगी आपको। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने जो पैसा जमा कराया उनका तो सिस्टम सेट हो चुका है। उनका तो ग्रुप के ऊपर भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग बना दिया गया हमारे द्वारा। उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, सिस्टमेटिक रूप से अब क्लासें भी उनको मिलेगी। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा नहीं कराई है, उन विद्यार्थियों को हम स्पष्ट कर दें कि ये आखिरी क्लास है उनके लिए। इसके बाद क्लास देना हमारे लिए बिल्कुल असंभव होगा। निश्चित रूप से हम बात कर दें, रोज़ रोज़ कहना अच्छा भी नहीं लगता, पैसों के लिए कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक सीरियसनेस होनी चाहिए। लाइफ में भी एक सीरियसनेस होनी चाहिए। बार बार डिले करने से मतलब नहीं है। किसी की मजबूरी हो अलग विषय है, क्योंकि फ्री की आदत, न तो हम फ्री लोगों के अनुयायी हैं, चाहे वो राजनीतिक विचारों में ही फ्री हों, और न ही हम फ्री के कंसेप्ट को इस राष्ट्र में चलने देना चाहते हैं। तो जब मैं इतने बड़े स्तर पर फ्री के कंसेप्ट के विरोधी हूँ, तो ऐप पर तो फ्री का कंसेप्ट रखना ही नहीं चाहता मैं, या पढ़ाना ही नहीं चाहता। यूट्यूब के ऊपर भी मैं फ्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे वहाँ से बच्चे जब देखने आते हैं तो वो ऐड देखते हैं, तो वो अपना समय दे रहे हैं, और वो समय दे रहे हैं तो वहाँ से पैसा मुझे मिलता है। फ्री का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री व्यक्ति को खराब करता है, उसकी मानसिकता को खराब करता है, उसके द्वारा कार्य क्षमता जो होती है उस कार्य क्षमता को भी खराब करता है। वो उसमें सीरियस नहीं होता। इसलिए इस थ्योरी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसलिए कोई भी फ्री की तो सोची नहीं। और दूसरी बात, मैंने न्यूनतम फीस रखी है, कोई दिक्कत नहीं, 999 कुछ नहीं होती। कम से कम 4 से 6 महीने मुझे लग जाएंगे क्लास कंप्लीट करते करते। और उसके बाद भी मैंने ये कह रखा है कि एग्ज़ाम तक मैं जो है वो आपसे जुड़ा रहूँगा। जो भी आपकी दिक्कत होगी मैं क्लियर रखूँगा, और जो वीडियो देंगे वो तो एग्ज़ाम के बाद तक रखना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मैं आपसे ये क्लासें वापस लूँ। पढ़ी रहेंगी, आप पढ़ते रहना जितनी भी इच्छा हो, मुझे कोई आपत्ति उससे नहीं है। लेकिन कुछ सीरियसनेस लाइफ में होनी चाहिए, और शायद आप भी इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। सीरियस रहिए, पढ़ाई भी सीरियस होगी। और दूसरी बड़ी बात, आप जो ये नोट्स लिखते हैं ना, मैं फिर से सीरियसली कह दूं, मेहनत कीजिए। आप बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, संभव नहीं है। नोट्स लीजिए, किताब लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, जो भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं, कॉफ़ी वो लीजिए, और जो लिखा है तो उसे लिखिए। फिर उसके बाद में कोई भी सपोर्टेड बुक कहीं तो होगी आपके पास। आज तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है आपने, उनको पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। और भी किताबों में मुझे महत्वपूर्ण जो चीज़ें मुझे लगेगी मैं इस नोट्स के माध्यम यहाँ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसके अलावा भी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट होंगी और जो आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़नी चाहिए आपको वो अन्य चीज़ें भी। हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो तो कम्प्लीटली मैं पढ़ाऊँगा, बोर्ड पे ही समझाऊँगा और बोर्ड पे लिखाऊँगा और उसका स्क्रीनशॉट डाल करके और आपको पहुँचाऊँगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ किताबों में अगर कहीं महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से आप तक पहुंचाया जाएगा। आपको धैर्य के साथ लगे रहना है। इस संडे को टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब जो संडे आएगा तो 99% में प्रयास करूंगा। 99 नहीं, अब की बार तो 100% ही करना है, क्योंकि अब क्लासें सिस्टमेटिक चल चुकी हैं। अपनी व्यवस्था जमाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो तो आपके भी सामने समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करना वो ज़रूरी है, सिस्टमेटिक जताना पड़ता है। अब निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर हम चीज़ें सेट कर चुके हैं, और आपको भी अब तो ऐसा लग रहा होगा। तो ऐसे में अब यहाँ से हमें निश्चित रूप से टेस्ट भी जल्द ही स्टार्ट करने हैं। इस संडे को 99% ही बोलूँगा, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता इस दुनिया में, इसलिए 99 ही बोलूँगा। और उसके बाद में लगातार अपने टेस्ट लगातार चलते रहेंगे। जितना पढ़ाया जाएगा उतने के टेस्ट लगते रहेंगे,
और फिर उसके बाद में मंथली एक बड़ा टेस्ट जिसके अंदर 1 महीने में पड़ा हुआ है वो लगा करके और अपना प्रयास लगातार जारी रखेंगे। ये ज़रूर है कि जल्दी से जल्दी कोर्स करने का प्रयास रखेंगे, जिसके माध्यम से फिर कोर्स होने के बाद आपकी पढ़ाई को ढंग से खींचा जा सके। मतलब एक मजबूत तैयारी केवल कोर्स नहीं होता। तैयारी के लिए आप पे प्रेशर डालना, आप तैयार करो, उसको याद करो, उसके बाद आपका टेस्ट लगे, फिर आप गलतियां करो, फिर उन गलतियों को फिर मैं सुधारूं, और ऐसे करके एक तैयारी का मॉडल तैयार हो, और इस प्रकार से कि आप घर बैठे भी बहुत शानदार आपको तैयारी हो और सिलेक्शन आप ले सके। ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर करना है। और मैं प्रयास करूंगा कि हम सब एक जगह कई ऑफलाइन भी जैसे अब जितने बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे, चाहे वो राजस्थान से ही हैं, कहीं बाहर से तो है नहीं, तो एक कार्यशाला के रूप में अपन यहाँ जो एकेडमी अपनी है यहाँ पर बुला करके और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको मैं दे सकूँ, समझा सकूँ, और कुछ चीज़ें आपको यहाँ मोटिवेशन के रूप में प्राप्त हो। बहुत सी चीज़ें जो भी हम बाद में जो पर्सनली बोल सकते हैं, पर्सनली बता सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सिस्टम से जुड़िए। जो बच्चे सिस्टम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, उन्हें जुड़ना है, अन्यथा हम ऐप से बाहर करेंगे। ये भी एक स्ट्रिक्ट निर्देश हम आपको दे देते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर, यानी अपना जो टीचमेंट का ऐप है उसके माध्यम से आज परफेक्टली क्लास स्टार्ट हो रही है। आपको प्लेटफॉर्म पे आना है, टीचमेंट के ऊपर आना है। शायद आप सभी टीचमेंट पर ही हैं इस समय, और उसके ऊपर आने के बाद स्टडी मटेरियल एक ऑप्शन है, वहाँ आपको ये क्लासें रेगुलर प्राप्त होंगी। यूट्यूब के माध्यम से है, लेकिन शानदार और परफेक्ट मिलेंगी। अब इसमें कोई शायद टेक्निकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं रहेगी और बहुत ही शानदार चीज़ें अपनी यहाँ पर लगातार चलेंगी। एक लोगों बच्चों की शिकायत थी कि सर आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगा, लेकिन कुछ तो आप भी करो। मैंने पहले दिन भी कहा था, इसको रोक करके इसको उतारा करो खुद। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगा। और कुछ हालांकि मैटर तो मुझे और भी देना है, जो दूंगा वो दे दूंगा, वो मुझे देना है, वो मेरी टेंशन है सारी कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को क्या देना है। और तुम्हें उस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरे अब जैसे मान लो इस समय अगर मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा दिखावा करके भी आपको जोड़ सकता हूँ और उसके बाद में घास भी काट सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना ना, और ऐसा करना होता तो मैं 1000 रुपये में क्यों पढ़ाता तुम्हारे को। तुम भी सोचो, इस बात को बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप ये समझो कि सर ने जब कहा है तो होगा, सब कुछ होगा। मैं खुद चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दूँ, ठीक है ना, इसलिए इस प्रकार चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये क्वालिटी कंटेंट में बहुत मेहनत करके लाता हूँ, कई किताबों से लेकर के, और उसके बाद में उसमें से किसी भी प्रकार से कम शब्दों में अधिकतम चीज़ें आपके पास पहुँच जाए, जिसके माध्यम से आप सबसे बेस्ट, राजस्थान के स्टूडेंट्स जब यहाँ बैठे ना राजस्थान के अंदर, तो सबसे बेस्ट परिणाम आप दे करके उठे। ये प्रयास मेरा हमेशा रहता है और अब भी यही रहेगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। बात करें अपन प्लेटो के प्रत्यय अथवा विचार अथवा आकारों के सिद्धांत की। आज का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण और इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना, इसलिए इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। है क्या ये प्रत्यय, विचार या आकारों का सिद्धांत, यानी इंपॉर्टेंट क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग? विचारों की दुनिया इंपॉर्टेंट है, विचार यानी प्रत्यय। और उसके अंदर जो उसने उदाहरण दिया था गुफा का, जो मैंने कल पढ़ाया था अच्छी तरह से, गुफा का उदाहरण याद होगा। गुफा का सिद्धांत है, गुफा का दृष्टांत के नाम से था कि गुफा के अंदर, एक बार वापस रिकॉल कर देता हूं, एक गुफा के अंदर किसी को बांध दिया गया, किसी को क्या, कई लोगों को बांधा गया और आजन्म बांधा गया, जन्म से ही बांध दिया गया, और सिर्फ सामने देख सकते हैं, इसके अलावा वो कहीं नहीं देख सकते। उनको जो भी खाना पीना था वो वहीं उपलब्ध करवाया गया, और पीछे की तरफ आग के बाद में एक रास्ता, जिस रास्ते से लोग आ सकते थे, जा सकते थे, और बाकी वो व्यक्ति जो बांधे गए थे वो थे। उसके सामने दीवार थी। कहने का मतलब ये था कि जब भी कोई इस रास्ते से गुजरता तो उसकी छाया किस पे गिरती? दीवार पे उसकी छाया गिरती। और वो व्यक्ति जिन्हें बांधा गया था वो जन्म भर किसको देखते रहे? परछाया को, या छाया को ही देखते रह गए, परछाइयों को ही देखते रहे। फिर उसके बाद कई वर्षों बाद जब वो बड़े हुए, तब उनको खोल करके वास्तविक दुनिया में ले जाया गया, तो उन्हें अपनी आत्मा की आंखें जब उनकी खुली, तब उन्हें पूरी दुनिया को देखा। और तब उसके बाद में प्लेटो कहता है कि वो 2 दुनिया बन गई, एक गुफा के अंदर की दुनिया, जिस दुनिया को हम बोल सकते हैं भौतिक दुनिया, और एक गुफा के बाहर की दुनिया,
जो विचारों की दुनिया, वास्तविक दुनिया, ईश्वर की दुनिया, आत्मा की दुनिया, या बोल सकते हैं कि वो दुनिया जो हमारी सोच और समझ से भी परे की दुनिया है, और उस दुनिया में अगर हम पहुंच जाएं तो इस दुनिया से हम बिल्कुल नफरत करने लग जाएंगे, इतनी बुरी ये दुनिया है। ठीक है, इस प्रकार की बात कौन कहता है? प्लेटो कहता है। अब वहाँ वो सब देने का उसका टारगेट क्या था, वो उदाहरण देने का उसका मकसद क्या था? वो सब मकसद था प्लेटो का प्रत्यय अथवा विचारों का सिद्धांत देना। तो प्लेटो के दर्शन का आधार था, पूरे दर्शन का आधार यही है, विचार अथवा आकारों का सिद्धांत। ये प्लेटो के दर्शन का आधार है। इस दर्शन का आधार वाक्य क्या है? आधार वाक्य है सद्गुण ही ज्ञान और ज्ञान ही सद्गुण है। मतलब जो बाहर देखा वो ज्ञान था, जो बंधा हुआ था ना गुफा के अंदर वो कुछ ज्ञान नहीं था, न वो सत्य था, और जो सत्य होता है वो सद्गुण होता है, जो सद्गुण होता है वही ज्ञान होता है। ये कंसेप्ट उसका दिया गया था, जो उसने नहीं दिया था, प्लेटो के गुरु सुकरात ने दिया था कि जो सत्य है वो सद्गुण है, सद्गुण है वो ज्ञान है। और वहाँ जो गुफा के अंदर था वो सत्य नहीं था, गुफा के बाहर था वो सत्य था, जो सत्य था वो सद्गुण था, और जो सद्गुण था वो ज्ञान था, और जो ज्ञान है वो सद्गुण है, और फिर वो सद्गुण है वो सत्य है। बात वही है। तो तीनों चीज़ सेम है। कौन कौन सी? ज्ञान, सद्गुण, और एक चीज़ और बोल सकता हूँ मैं, ज्ञान, सद्गुण और सत्य। इन तीन चीज़ों को गुफा के बाहर की बात तो कहता है, अर्थात इस दुनिया से बाहर का विश्व, वहाँ पर वो सत्य, सद्गुण और ज्ञान पाया जाता है। यही इसका आधार वाक्य है। अगली बात आती है कि उसने इस सिद्धांत को समझाने के लिए क्या दिया। तो मैंने बता ही दिया आपको, इसको समझाने के लिए उसने गुफा का दृष्टांत अथवा विभाजन रेखा का प्रयोग किया। विभाजन रेखा गुफा के अंदर की और गुफा के बाहर के बीच की रेखा को विभाजन रेखा कहेंगे, यानी उस रेखा के अंदर गुफा है और उसके बाहर खुला विश्व है। ठीक है, इस प्रकार से उसने इसके माध्यम से इस पूरे सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। अगली बात आती है यथार्थ अथवा वास्तविकता के प्रत्यय अथवा विचारों की प्रतिच्छाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या है? यथार्थ अथवा वास्तविकता के प्रत्ययों अथवा विचारों की, प्रत्यय अथवा विचारों की प्रतिच्छाया। क्या? प्रतिच्छाया। अब समझना इस बात को ध्यान से। वही उदाहरण, क्योंकि गुफा के दृष्टांत के उदाहरण से सब कुछ उसने समझाया था, तो उसी को ध्यान रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। यथार्थ अथवा वास्तविकता, प्रत्यय और विचारों की प्रतिच्छाया। वास्तविकता जो भी वास्तविकता है, जो भी वास्तव में गुफा के बाहर जो वास्तविकता था वो क्या थी? वो जो व्यक्ति जब जा रहा था गुफा के अंदर, जब बाहर से अंदर जा रहा था, रास्ते के माध्यम से जा रहा था और उसकी छाया मात्र पड़ रही थी, वो छाया किसकी थी? वास्तविकता की छाया थी, क्योंकि वो व्यक्ति जा रहा था तो उसकी छाया पड़ रही थी। तो बात क्या हो रही है यहाँ पर? बात यहाँ यह है कि यथार्थ अथवा वास्तविकता, वो जो व्यक्ति जा रहा था रास्ते में वो क्या था? यथार्थ था, वास्तविक था। प्रत्यय अथवा विचार की प्रतिच्छाया है। वो व्यक्ति और उस जो भी है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो वास्तविक दुनिया का है, यानी वो जो बाहर से आया है वास्तविक दुनिया थी, और वो विचारों की दुनिया को वास्तविक मानता है। कौन? प्लेटो। विचार और प्रत्यय की दुनिया क्या थी? वास्तविक। अर्थात उस व्यक्ति के विचार, माइंड में विचार आया कि मुझे इधर से जाना है, अगर उसके माइंड में विचार नहीं आता तो उधर से जाता ही नहीं। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? विचार। तो विचार ने व्यक्ति को लेकर के जाने में भूमिका निभाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विचार। विचार की ही छाया है वो। किसकी छाया है? विचार की। ठीक, तो इस प्रकार से उसने यथार्थ अथवा वास्तविक, प्रत्यय अथवा विचारों की प्रतिच्छाया है। ठीक है, तो ध्यान रहे, विचारों की ही प्रतिच्छाया है पूरे विश्व के अंदर, इसके अलावा पूरी दुनिया में कुछ नहीं, केवल विचारों की छाया चल रही है। ये किसने कहा? प्लेटो ने। अब इतनी बात समझने के बाद कि भाई गुफा के अंदर उसने जो बताया, सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अंदर उसने कहा कि गुफा के अंदर सब कुछ है, वो दिखता है, वास्तविकता में है नहीं, सिर्फ दिख रहा है, वो सब नकली काम है, गुफा के अंदर है वो। गुफा से बाहर निकलेंगे तब वास्तविक दुनिया है, और उस वास्तविक और एक जो वास्तविक दुनिया का मतलब यथार्थ और सत्य की दुनिया, और जो दिखाई दे रही है वो सब नकली दुनिया। तो उस नकली और असली का जो अंतर है उसके बीच में विभाजन रेखा है। यही सिद्धांत लेकर के फिर उसने जो चीज़ें जो महत्वपूर्ण, जो हमारी एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो बातें मैं अलग से लिख के लाया हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल अब समझने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से आपको समझना है महत्वपूर्ण शब्द, और जो एग्जाम में आएंगे इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। इस सिद्धांत में तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ।
ध्यान से देखना, गुफा के अंदर भौतिक जगत है, क्लियर, ये बात समझ में आ चुकी, गुफा के अंदर का जगत है। गुफा के बाहर का जगत विचार अथवा आकार या प्रत्यय का जगत, दुनिया, ईश्वरीय जगत, ठीक है, आत्मा का जगत, अगर भारतीय दर्शन के हिसाब से कहूँ तो वो क्या है, आत्मा का जगत है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ कि उस गुफा के अंदर का जगत वो कैसा है, शरीर अथवा जड़ जगत है, ठीक है। वो गुफा के अंदर का जगत था जड़ जगत, जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा है। शरीर क्या है, नासवान है, ठीक है, और आत्मा जो है वो नित्य है, स्थायी है, जो है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। वैसे ही गुफा के अंदर जो था वो सब कुछ भौतिक जगत है और शरीर और जड़ जगत के समान है, और गुफा के बाहर है वो विचार और आकार या प्रत्यय का जगत है, सत्य जगत है, ईश्वरीय जगत है, आत्मा का जगत है। ये इस प्रकार से दो विभाजन उसने किए, उस उदाहरण के माध्यम से उसने समझाने का प्रयास किया। बात आती है प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण, जबकि अज्ञान अधर्म है, या बोल सकता हूं कि अवगुण है, ठीक है। तो ज्ञान क्या है, सद्गुण है, ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ज्ञान ही क्या है, सद्गुण। ये बात किसने कही थी, प्लेटो ने कही थी, सुकरात ने कही थी। ये केवल प्लेटो सुकरात की इस बात को रिकॉल कर रहा है, कौन सी, ज्ञान ही सद्गुण है, उसने इसको रिकॉल कर दिया। प्लेटो ने कहा कि ज्ञान क्या है, सद्गुण, और अज्ञान, अगर किसी के पास अज्ञान है तो वो अधर्म है, अवगुण है, उससे बड़ा अवगुण कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से बात हमने क्या समझी, सद्गुण ही ज्ञान है, और यहां क्या बोला, ज्ञान ही सद्गुण है, बात तो वही है, ठीक है। और यहां मैं एक साथ और ले सकता हूं, वो कौन सा है, सत्य। तो ये तीन चीजें होंगी, सत्य, सद्गुण और ज्ञान। जो सत्य है वो सद्गुण है और जो सद्गुण है वो ज्ञान है। अब हम चलते हैं संक्षेप के अंदर, जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो हमें समझना है, जिसको हमें जानना है और इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये पक्का है, वो ये कि प्रत्यय अथवा विचार सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत है, ये ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा, प्रत्यय अथवा विचारों का सिद्धांत, प्रत्यय का अथवा विचार का सिद्धांत किस पर आधारित है, ज्ञान सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। मतलब इस ज्ञान से ही क्या आएगा, प्रत्यय अथवा विचार, क्लियर है। ज्ञान सब कुछ है, ज्ञान सद्गुण है, ज्ञान विचारों को बदल सकता है, ज्ञान क्या कर सकता है, विचारों को भी बदल सकता है। इसलिए वो कहता है क्या, कि चाहे प्रत्यय और विचारों का जो सिद्धांत मैं दे रहा हूं पूरा का पूरा, वो किस पर बेस करेगा, ज्ञान के सिद्धांत पर बेस करेगा। ज्ञान के बिना विचारों की दुनिया कोई महत्व नहीं है, ठीक। तो यहां क्या कर रहा है वो, कि प्रत्यय अथवा विचार सिद्धांत किसके अनुसार चलेगा, ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार चलेगा। अब बात क्या आती है कि सत्य ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। तो तीन चीजें क्लियर हो गई, सत्य से क्या आया, सद्गुण, सद्गुण से क्या आएगा, ज्ञान, सत्य ही सद्गुण और सद्गुण से ज्ञान। तो तीनों चीजें मैं पहले ही कह चुका हूं, क्या थी, ज्ञान सद्गुण और सत्य, सिमिलैरिटी है, तीनों सेम चीज है, सत्य से ज्ञान, सत्य से सद्गुण, सद्गुण से ज्ञान। और फिर उसके बाद सद्गुण ही क्या है, ज्ञान, ज्ञान सत्य सद्गुण, तीनों को धारण नहीं किया जाता, धारण का कोई मतलब नहीं इसमें। ये क्या है, ये तो वास्तव में पहले से ही है, आप धारण करो और चाहे मत करो, सत्य तो है, सत्य परमानेंट है, आप उसको चाहे स्वीकार करो और चाहे मत करो, ठीक है। ज्ञान है, आप उसको लो और चाहे मत लो, ठीक। उसी प्रकार सद्गुण, ये तीनों ही सेम ही बात है, तीनों ही चीजें हैं, ये वास्तविक है, इनका ऐसा नहीं कि लेकर के और पहन लिया, ऐसा नहीं होता, ये तो हैं, आप लो चाहे मत लो, इनकी वास्तविकता निश्चित रूप से है। अच्छा, ये कर क्या सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति में ज्ञान आ जाए या कोई व्यक्ति में सत्य आ जाए या कोई व्यक्ति सद्गुण ले ले, तो कर क्या सकता है, उससे क्या होगा, उससे एक महत्वपूर्ण चीज होगी, वो आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लो, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वो ज्ञान है क्या, नहीं है। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वो ज्ञान नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष, जैसे गुफा के अंदर प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी परछाई, तो क्या ज्ञान था, नहीं था, ज्ञान तो बाहर था गुफा के, ठीक है। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो ज्ञान नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो बात कर रहे हैं अपन, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो हमेशा सत्य हो ये जरूरी नहीं है। भाई जो मुझे दिख रहा है वो सही हो ये जरूरी थोड़ी है, सत्य हो जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद ज्ञान सत्य है, ज्ञान क्या है, सत्य है, वो चाहे आपको कुछ भी हो, वो चाहे आपको दिखाई दे चाहे न दिखाई दे, जो चीज दिखाई दे रही है वो असत्य हो सकती है, लेकिन ज्ञान जो चाहे आपको नहीं भी दिख रहा हो वो सत्य है, वो परमानेंट है। तो ज्ञान सत्य है, इसलिए जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है
वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन ज्ञान हमेशा क्या हुआ करता है, सत्य ही हुआ करता है। ज्ञान कभी असत्य नहीं हो सकता, चाहे वो आपको दिखे चाहे नहीं दिखे। जो दिखाई दे वो आकार नहीं, आकार का स्वरूप मात्र है। जो दिखाई देता है ना, जो भी हमें दिखाई देता है वो आकार का स्वरूप मात्र है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। यानी जो व्यक्ति दिख रहा है, जैसे उस गुफा के उदाहरण में चले जाइए वापस। जो व्यक्ति इधर से जा रहा था वो क्या था, एक आकार जा रहा था। उस आकार की क्या थी, परछाई दीवार के ऊपर गिर रही थी। तो क्या कर रहा है ये कि जो दिखाई दे वो आकार नहीं, जो दिखाई दे वो आकार नहीं, वो आकार थोड़ी है, वो तो परछाई है। आकार का स्वरूप मात्र है। वो आकार था और उसका क्या है सामने, स्वरूप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जो हमें दिख रहा है ना, उसमें वास्तविकता की कोई गुंजाइश नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो, ज़्यादातर नहीं होता है। ज्ञान अपने आप में सत्य है, जो दिखता है वो अपने आप में सत्य कभी भी नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमें दिखता है वो हमेशा असत्य ही होता है। जो दिखता है वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसमें संशय हो सकता है। उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि संभावना नाम की कोई चीज़ हो सकती है कि ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन जो सत्य है, जो ज्ञान है, वो हमेशा सत्य है, वो सद्गुण है, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं सही गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ आपको, ये ज्ञान है और ये ज्ञान सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। चाहे वो मैं पढ़ाऊँ और चाहे मेरे अलावा कोई पढ़ाए, ज्ञान ज्ञान है। अगर वो आपको अच्छे से डिलीवर कर पाता है तो ज्ञान है, बेस्ट है, ठीक है ना। ये चीज़ है इसमें। तो दिखाई दे वो आकार नहीं, और जो आकार का स्वरूप मात्र है, जो भी दिखता है हमें, जो मैंने कहा वो आकार का क्या था, स्वरूप मात्र, जो परछाई थी। उसके बाद ज्ञान विचार को बदल सकता। अब ज्ञान में ताकत क्या है, अब बात क्या हो रही थी यहाँ पर कि ज्ञान सत्य सद्गुण है, धारण नहीं कर सकते, वास्तविक है, वास्तविक है, ज्ञान हर जगह, ज्ञान से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। ज्ञान कर क्या सकता है, नॉलेज कर क्या सकता है, ऐसा क्या है ज्ञान में। तो वो कहता है कि ज्ञान विचार को बदल सकता है। भाई विचार ही तो है, मनुष्य को कौन चला रहा है, विचार, ठीक है। और विचार को कौन बदल सकता है, ज्ञान। तो इसलिए वो कह रहा है कि ज्ञान विचार को बदल सकता है, ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी सुविधा है ईश्वर के द्वारा दी गई कि ज्ञान क्या कर सकता है, विचार को बदल सकता है। विचार क्या कर सकता है, मनुष्य को संचालित कर सकता है, या ये कहें कि इस पूरे भौतिक जगत को चला सकता है। कौन, विचार चला सकता है। और इसका मूल तत्व क्या हुआ उस विचार का, जो कि पूरी दुनिया को चला रहा है। विचार पूरी दुनिया को चला रहा है, उस विचार को कौन चेंज कर सकता है, ज्ञान। और ईश्वर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। तो यहाँ बात क्या हुई कि ज्ञान विचार को बदल सकता है, और इस ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उसके माध्यम से विचार को बदल सकते हैं। और फिर विचार संसार का एक मूल भौतिक दुनिया पर परछाई मात्र है। मतलब विचार वो है जो पूरे संसार का मूल है। संसार का क्या है, मूल है, कौन, विचार। और उस विचार को कौन बदल सकता है, ज्ञान। ज्ञान विचार को बदल सकता है, और विचार इस संसार का मूल तत्व है। वो क्या करता है, मूल तत्व यानी विचार नामक मूल तत्व क्या करता है, वो ये करता है कि पूरी दुनिया है ना, भौतिक दुनिया, उसके अंदर परछाइयाँ पैदा करता है। यानी उस विचार के माध्यम से पूरी दुनिया हमें दिखाई देती है, वो सब कुछ संचालित होती है। और फिर अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ज्ञान जो है वो विचार को बदल तो सकता है, लेकिन विचार नाम की चीज़ तो रहेगी। जैसे मान लो मेरे माइंड में एक विचार आया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाने लगा। फिर उसके बाद उस विचार में मेरे ज्ञान आया कि भाई मैं यूट्यूब पे पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता क्योंकि काफ़ी लेंदी पड़ता है, और इतने लेंदी सब्जेक्ट को केवल यूट्यूब के ऊपर इतने स्टूडेंट, क्योंकि केवल पॉलिटिकल साइंस के जीके तो खूब मिल जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के केवल मिल जाएं संभव नहीं है। फिर यूट्यूब गिर जाएगा, चैनल बनाया है इतनी मेहनत से, वो गिर जाएगा, तो क्या करें, तो हमें अलग से कोर्स बनाना पड़ेगा। ये क्या हो रहे हैं, ये ज्ञान मेरे में आ रहा है, लेकिन क्या मेरा पढ़ाने का विचार बदल गया, क्या नहीं बदला। वो स्थायी है कि मुझे पढ़ाना है, वो स्थायी है। जो करना है उसका विचार स्थायी है। बस उस ज्ञान के माध्यम से उस विचार में थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन मात्र होता है, कभी भी विचार समाप्त नहीं होता ज्ञान से। ज्ञान से न विचार समाप्त होता है, न ज्ञान से विचार पैदा होता है, बस उसमें परिवर्तन आता है। तो विचार संसार का मूल है। भौतिक दुनिया जो है वो उस विचार की परछाई मात्र है, ठीक है। विचार स्थायी है, परछाई अस्थायी है। परछाई तो अस्थायी है, विचार स्थायी है। मैं पढ़ाऊंगा
ये विचार स्थायी है, उसकी परछाई कभी यूट्यूब है तो कभी व्हाट्सएप पे पढ़ाना है तो कभी ऐप पे पढ़ाना है, ये क्या है उसकी परछाई, वो परछाई हो सकती है, लेकिन जो मेरा विचार है पढ़ाना वो स्थायी है, और उस विचार को बार बार परिवर्तित करवा रहा है वो क्या है, ज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार से इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार और देखोगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो, आराम से इसको फिर से लिखो, बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो उसके बाद में आपके पास ज़्यादातर तो व्हाट्सएप पे ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर नहीं भी जुड़े हुए तो आप जिस ऐप पर पढ़ रहे हैं इस समय, वहाँ पर भी एक चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। उस चैट के ऑप्शन के ऊपर आपने जो भी प्रश्न हो लिखे, मेरे पास सीधा प्रश्न आएगा, मैं उत्तर दे करके आपका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपन प्लेटो का जो ये सिद्धांत था, कौन सा, गुफा का दृष्टांत पहले देखो, फिर उस दृष्टांत पर आधारित प्रत्यय सिद्धांत, और उस प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से जो प्लेटो ने बताने का प्रयास किया, उसका टारगेट क्या था वो हम यह समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। प्रत्यय अथवा आकार सिद्धांत अथवा विचार का सिद्धांत, ठीक है, तो समझ में आ ही चुका है अब तक, का मूल मंतव्य क्या था, क्यों दिया था प्लेटो ने, इस सिद्धांत जो था वो क्यों दिया था। तो इसका एक ही उत्तर याद रखना, दार्शनिक राजा की स्थापना करना, लक्ष्य था उसका प्लेटो का, कि दार्शनिक राजा की स्थापना की जाए। अब पूछेंगे आप कैसे, देखो वो चाहता क्या था, उस विचार सिद्धांत के माध्यम से क्या देना चाहता था वो, ये बात समझिए आप। वो ये देना चाहता था कि भाई विचारों की दुनिया श्रेष्ठ है, ठीक है, प्रत्यय की दुनिया श्रेष्ठ है, या ये बोले कि सद्गुण ज्ञान वो चीज़ें बेस्ट हैं, यही था। अर्थात उन सब चीज़ों का, यानी उच्च स्तरीय ज्ञान जिसे बोलेंगे, उसका जिसको नॉलेज है वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और वो व्यक्ति कौन हो सकता है, एक दार्शनिक राजा। राजा तो हो, लेकिन वो कैसा हो, दार्शनिक। इस दार्शनिक राजा जब वो होगा, इस प्रकार का दार्शनिक राजा जब होगा, तो वो दार्शनिक राजा पूरे विश्व में शांति स्थापित कर पाएगा। तो इस प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से वो एक ही चीज स्थापित करना चाहता था, राजा को दार्शनिक बनाना, यानी दार्शनिक राजा की स्थापना करना, यही उसका मूल लक्ष्य था। तो भी प्लेटो कहता है क्या, कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं तब तक विश्व में शांति नहीं, और उस दार्शनिक राजा को लाने के लिए प्रत्यय के सिद्धांत को स्पष्ट करो, विचारों के सिद्धांत को महत्व बढ़ाओ। और उसके लिए फिर उसने उदाहरण गढ़ा, कौन सा, गुफा वाला। ये कोई वास्तविकता नहीं थी, उसने सिर्फ उसका भी वो कल्पना लोक की था, ये कोई कहानी वास्तव में ऐसी तो नहीं थी, उसके विचार की उपज थी कि मैं कैसे भी करके इस प्रत्यय वाले सिद्धांत को स्पष्ट करूं। तो उसके लिए एक उदाहरण गढ़ के लाया, उस उदाहरण के माध्यम से प्रत्यय सिद्धांत स्पष्ट किया, प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से फिर एक बात कही उसने कि दार्शनिक राजा की जरूरत है, उससे क्या होगा, विश्व में शांति स्थापित होगी। ठीक है, ये था उसका मेन टारगेट। फिर इस दर्शन से ग्रीक यानी यूनानी दर्शन जो था वो एक चरम पर पहुंच गया। अब ये बात चरम तक पहुंच ही रही है ना, किस प्रकार दार्शनिक राजा होना चाहिए साहब, बहुत उच्च स्तरीय ज्ञान, बड़ा शासक हो। अब ये चरम स्तरीय दर्शन हो गया, तो इसलिए अतः इस पूर्ण इसे यानी इसे किसे, इसे का मतलब हो गया इस प्रत्यय सिद्धांत को पूर्ण ग्रीक कहा जाता है, यानी पूर्ण ग्रीक। प्लेटो को पूर्ण ग्रीक व्यक्ति कहा जाता है, और इस सिद्धांत को पूर्ण ग्रीक दर्शन कहा जाता है, या पूर्ण ग्रीक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया, इस सिद्धांत ने और इस सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो ने इस यूनानी दर्शन को एक ऊंचाई पर लाके खड़ा कर दिया, इसलिए इसे पूर्ण ग्रीक दर्शन कहा जाता है, और प्लेटो को पूर्ण ग्रीक विचारक कह दिया जाता है इस आधार पर। क्लियर। अब चलते हैं अपन प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। ध्यान रखिएगा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, यहाँ पूर्ण ग्रीक दार्शनिक में प्लेटो, वैज्ञानिक में अरस्तु, क्योंकि विज्ञान, राजनीति को विज्ञान बनाने वाला व्यक्ति कौन था, अरस्तु, और राजनीति को दर्शन के अंदर रखने वाला या श्रेष्ठ दर्शन के रूप में राजनीति को स्थापित करने वाला प्लेटो। और मैं शुरू से बात कर रहा हूं, प्लेटो राजनीतिक दार्शनिक है और अरस्तु राजनीति वैज्ञानिक, ये बात क्लियर रखें। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव जब हम बात करते हैं तो मैक्सी का एक विचार हमें पहले पढ़ना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। प्लेटो में सुकरात जो था वो पुनः जीवित हो गया, सुकरात फिर से पैदा हो गया। मतलब ये कि जो सुकरात ने कहा था
उन चीज़ों को फिर से रिपीट किसने कर दिया? प्लेटो ने। अब वो कौन सी बातें थी जो इसने रिपीट कर दी? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार पूछी जाती है, सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? सुकरात ने। वहां से लेकर के फिर कौन लेके आया? प्लेटो। इसलिए कह सकते हैं कि सद्गुण और ज्ञान की जो अभेदता है, इन दोनों का जो अंतर नहीं होना, अभेद अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही बात है। कौन? सद्गुण, ज्ञान और सत्य। बताया था मैंने आपको, तीनों चीज एक है। तो ये यूनानी, अच्छा ये सद्गुण शब्द जो है ना, वो यूनानी भाषा के अरेती शब्द से लिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। अरेती शब्द से क्या? सद्गुण और अरेती, ये याद रखना, ठीक। तो सद्गुण शब्द कहाँ से लिया गया? यूनानी भाषा के अरेती से लिया गया। अरेती का मतलब क्या होता है? अच्छाई, ठीक है। मतलब सद्गुण का मतलब अच्छाई। अब चलते आगे, दूसरा उसने क्या दिया? दूसरा उसने दिया सद्गुण के स्वरूप के बारे में। यानी सुकरात ने जो सद्गुण का स्वरूप बताया, उसी को प्लेटो ने स्वीकार कर लिया यथावत। किसको? सद्गुण के स्वरूप को। अब क्या है सद्गुण का स्वरूप? सबसे पहले अच्छा, सद्गुण बोल दूं, सत्य बोल दूं या ज्ञान बोल दूं, कोई गलत तो नहीं है ना? तीनों एक ही है, ये तो क्लियर हो गया होगा। सद्गुण, ज्ञान और सत्य। अब वो सद्गुण, ज्ञान और सत्य क्या है जो कि सुकरात ने बताया और उसके बाद प्लेटो ने स्पष्ट किया? क्या है वो? जीवात्मा के 3 अंग। प्रत्येक जीवात्मा के 3 अंग है। ये सबसे बड़ा सत्य है, ये सबसे बड़ा सद्गुण है और ये सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान है, ठीक। तो जीवात्मा के 3 अंग है, बुद्धि, संकल्प और इच्छा। यानी हर व्यक्ति के जितनी भी आत्माएं धरती पर है ना, उन सभी आत्माओं में या तो क्या है? बुद्धि तत्व ज़्यादा है, या फिर संकल्प तत्व ज़्यादा है, या फिर इच्छा तत्व ज़्यादा है। और एक बात, प्रत्येक आत्मा में तीनों तत्व पाए भी जाते हैं, चाहे वो कम या ज़्यादा। जैसे किसी व्यक्ति की आत्मा में बुद्धि ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संकल्प और इच्छा है ही नहीं, उसमें है। प्रत्येक आत्मा में तीनों तत्व हैं, पहली बात। और प्रत्येक आत्मा में कुछ न कुछ ज़्यादा होता है, चाहे बुद्धि ज़्यादा हो, चाहे संकल्प और चाहे इच्छा, कोई एक चीज़ ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार जीवात्मा के 3 अंग हैं, बुद्धि, संकल्प और इच्छा। कितने अंग हैं? 3, बुद्धि, संकल्प और इच्छा। दूसरी बात, तीनों अंगों के सद्गुण हैं। जैसे जिस आत्मा में बुद्धि ज़्यादा है, उस आत्मा में ज्ञान ज़्यादा है, तभी बुद्धि ज़्यादा हुई। जिस आत्मा में संकल्प ज़्यादा है, उस आत्मा में साहस ज़्यादा है। और जिस आत्मा में इच्छा ज़्यादा है, उसमें संयम ज़्यादा है, क्योंकि फिर उसे बार बार उस नई इच्छा पैदा करनी होती है, तो फिर उसे संयम रखना पड़ता है, क्योंकि उसे उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो लगातार लगे रहना पड़ता है। तो इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? तीसरा सद्गुण संयम पाया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो, गलत भी कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना, जिस आत्मा के अंदर इच्छा ज़्यादा है, उसमें सद्गुण कौन सा ज़्यादा होगा? संयम वाला सद्गुण पाया जाएगा। फिर उसके बाद आती है बात 3 वर्ग या 3 जातियाँ। तो देखो, बुद्धि, जिसमें बुद्धि ज़्यादा है, निश्चित रूप से उसमें सद्गुण ज्ञान ज़्यादा है। और जो सद्गुण है जिसमें बुद्धि है, वो निश्चित रूप से कैसा होगा? शासक होगा। उसी प्रकार जिसमें संकल्प है, साहस है, वो क्या होगा? सैनिक होगा। जिसमें इच्छा है, संयम है और उत्पादक इच्छा और संयम है ना, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पैदा करेगा। आप में अगर इच्छा है नौकरी लगने की और संयम पूर्वक बार बार चीज़ों को अच्छी तरह सीखते जाओगे, एक एक चीज़ को कवर करते जाओगे, कंट्रोल करते जाओगे, तो निश्चित रूप से आप प्रोडक्टर बनोगे, नौकरी लगोगे। ये इस बात से स्पष्ट होता है, ठीक है ना। अब इन तीनों की तुलना जब की गई, तो जैसे शासक की तुलना सोने से की गई, सैनिक की तुलना चांदी से की गई और उत्पादक की तुलना तांबे से की गई। ये तीनों भी याद रखना, खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं तीनों, सोना, चांदी और तांबा। तो शासक, सैनिक और उत्पादक, क्लियर। अब उसके बाद जब इन तीनों को जोड़ दे, तब एक पूरे समाज में या कहीं पूरे राष्ट्र में या कहें कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में, अगर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में तीनों गुण हैं, चाहे कम ज़्यादा हों, तो उस व्यक्ति के साथ न्याय है। अगर प्रत्येक समाज में तीनों तत्व हैं, यानी कुछ साहसी, कुछ बुद्धिमान, कुछ इच्छा रखने वाले लोग अगर तीनों हैं, तो वो समाज के साथ न्याय है। और अगर किसी राष्ट्र में ये तीनों तत्व हैं, कुछ बुद्धिमान लोग हैं, कुछ साहसी लोग हैं और कुछ इच्छा रखने वाले उत्पादक लोग हैं, तो उस राष्ट्र के साथ न्याय है। इस प्रकार से 3 प्रकार के न्याय की बात कौन करता है? जो सुकरात करता है, फिर सुकरात को रिपीट कौन कर देता है? प्लेटो करता है। इस प्रकार से सभी के योग्य, जो सबसे श्रेष्ठ, सभी के योग से सबके योग से जो सर्वोच्च सद्गुण बनता है, वो सद्गुण क्या बनता है? न्याय बनता है, ठीक है।
अब अंतिम जो चीज आती है वो है कार्य कारण संबंध। प्लेटो ने सुकरात ने एक सिद्धांत और दिया था, वो था कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध का मतलब कि धरती पर जो कुछ कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और एक कार्य कारण संबंध जो प्लेटो ने दिया वो कहाँ से लेकर दिया? सुकरात से लेकर के दिया। तो इस प्रकार ये 4 सिद्धांत प्लेटो ने सुकरात से लिए थे, यानी सुकरात का प्रभाव इस प्रकार प्लेटो के ऊपर पड़ा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।